हाय हाय, हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ रहेंगे? उस तूफान ने तो हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अरे मैंने इतनी मुश्किल से अपनी झोपड़ी बनाई थी, अपनी सारी मेहनत की कमाई इसमें लगा दी थी और आज एक झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया। रे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? चमनपुर नामक छोटे से गांव में लक्ष्मी देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी माधवी के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद से दोनों माँ बेटी अकेली ही उस घर में रहा करती थीं। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी की बेटी माधवी की अब शादी की उम्र हो गई और अब उनके घर में कमी थी तो सिर्फ एक घर जमाई की। बेटी माधवी, देख, अब तू बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूं। जब से तेरे पिताजी की मृत्यु हुई है तब से घर में हम औरतें ही बची हैं। घर में एक मर्द का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन माँ, मैं शादी करके तो ससुराल चली जाऊंगी ना। तुम्हारी ये बात मुझे समझ नहीं आई। अरे बेटी, तू बड़ी भोली है। मैं तेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी जो घर जमाई बनकर हमारे साथ इसी घर में रहे। तेरे पिताजी जो इतनी सारी जमीनें और ये मकान छोड़कर गए हैं, ये सब तेरा ही तो है। मेरी जिंदगी अब बस थोड़ी सी बची है, इसलिए मैं तेरा घर बसाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि कोई लालच में आकर मुझसे शादी करे। मैं तो उसी से शादी करूँगी जिसके मन में कोई लालच नहीं होगा। ठीक है बेटी, मैं तेरे लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी देवी खेतों की ओर चली गई। अरे ओ लक्ष्मी बहन, कहाँ कहाँ जा रही हो? अरे हरीलाल, मैं तो खेतों की तरफ जा रही हूँ। वहाँ का थोड़ा काम बचा है, वो करना है। खेतों का काम पूरा हो जाए तो मुझे सुकून मिले। अरे भाई, तुम कब तक खेतों का काम खुद करोगी? ये उम्र नहीं है खेतों में काम करने वाली। तुम अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देती? सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन शादी करने के लिए कोई अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए। अरे लड़का है ना। देखो, मैं तुमसे यही तो बात करने आया था। क्या है, मेरा भांजा है ना, वो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी है। आपकी माधवी के लिए बहुत अच्छा है वो। हाँ। लक्ष्मी देवी अब थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, हरीलाल, मैं लड़के से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम अभी उसे खेत में ला सकते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ, चिंता मत करो। अब लक्ष्मी देवी खेत चली जाती है और हरीलाल भी गोविंद को लेकर वहीं पहुँचता है। ये मिलो लक्ष्मी बहन, ये है मेरा भांजा गोविंद। इसके माँ बाप नहीं है बेचारे। अब बस समझ लो, मेरी ही जिम्मेदारी है ये। एक ही भांजा है मेरा। तुम्हें इससे जो भी पूछना है पूछ सकती हो। हाँ। अच्छा, तुम हो गोविंद? बेटा, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती है। शादी के बाद तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। क्या तुम बनोगे घर जमाई? हैं? ये क्या बात हुई? मैं अगर घर जमाई बनकर रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, मेरा अभिमान इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए, मुझे माफ करिए, आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दीजिए। मैं नहीं बनने वाला घर जमाई। चलो मामा, घर वापस चलते हैं। कहाँ लेके आ गए आप भी? गोविंद के इस तरह कहने पर लक्ष्मी देवी को समझ आ गया कि गोविंद लालची इंसान नहीं है। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। मेरे पति के मरने के बाद मैं और मेरी बेटी घर में अकेले रहते हैं। ऐसे में तुम हमारा सहारा नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? मेरी बेटी से शादी कर लो और ये सब संभाल लो। अब इन कमजोर कांधों से ये बोझ नहीं उठता है। लक्ष्मी देवी की बेबसी देख गोविंद शादी के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ दिनों में माधवी और गोविंद की शादी हो जाती है। बेटा, तुम दोनों की शादी हो गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। गोविंद बेटा, आज से खेतों को तुम संभालो। मैं आज से छुट्टी लेती हूँ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। अरे मैं सब संभाल लूंगा, आप बस आराम करिए, आराम। हाँ। अब गोविंद लक्ष्मी देवी की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेता है और उनके घर में उनके साथ घर जमाई बनकर रहने लगता है।
अरे माधवी, मैं काम पे जा रहा हूँ, आने में थोड़ा देर हो जाएगी, है ना? ठीक है जी, अपना खाना साथ लेते जाओ, जब भूख लगे तो खा लेना। अब गोविंद खेतों की तरफ चला जाता है। अरे हरिया, वो देखो माधवी का पति, कुछ ही दिन हुए हैं इनकी शादी को, और देख जरा कैसे घर जमाई बनकर लक्ष्मी के घर में बैठा है। हाँ काकी, पता नहीं लोग कैसे अपना स्वाभिमान खो बैठते हैं। अरे काकी, मैं तो जब भी शादी करूंगा अपनी पत्नी को अपने घर में रखूंगा, ना कि ससुराल में घर जमाई बनकर रहूंगा। हाँ, दूसरों के टुकड़ों पे नहीं पलने वाला मैं। खुद कमाऊंगा, खुद खाऊंगा और परिवार को पालूंगा। ये सब सुनकर गोविंद को गुस्सा आता है और वो चुपचाप खेत चला जाता है। काश मेरा अपना घर होता तो लोग मुझे इस तरह के ताने नहीं मारते। मैं अपनी मेहनत से एक दिन अपना नया घर बनाऊंगा और वहीं रहूंगा। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। अब गोविंद खेतों में काम करने लगा। अरे ओ गोविंद, अरे भैया गोविंद, इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत कर रहा है, क्या हुआ? तुझे दामाद होने का सुख नहीं मिल रहा है क्या? लोगों ने सच ही कहा है, दामाद दामाद तब होता है जब वो अपने घर में होता है। सास के घर में दामाद की कोई इज्जत नहीं रहती है, बस वो एक मजदूर बन के रह जाता है। घर जमाई, मजदूरी का काम कराई। अरे नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी माँ मेरी बहुत इज्जत करती हैं। मैंने ही उनसे कहा कि मैं सारा काम कर लूंगा। अब इस उम्र में वो ये सारा काम करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, ऐसी बात है। चलो भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि लक्ष्मी देवी को बैठे बिठाए मुफ्त का किसान मिल गया, नहीं तो इस उम्र में बेचारी क्या ही करती। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मैं एक स्वाभिमानी इंसान था, लेकिन अब मेरी मजबूरी के कारण लोग मुझे निकम्मा, लालची और न जाने क्या क्या समझते हैं। क्या कहूँ मैं। अब गोविंद काम खत्म करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ एक संत आते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा सुनो बेटा, किस सोच में डूबे हो? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाना होगा? मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ और मेरा खाना रास्ते में गिर गया है। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हाँ, अरे बाबा जी आप आइए ना, यहाँ बैठिए। ये लीजिए, ये खाना आपके लिए है, लीजिए खा लीजिए। बाबा जी ये बताइए, आप इस हालत में इतनी दूर जाएंगे कैसे? अरे बेटा, जब इंसान अपनी मंजिल तय कर लेता है तो वो अपने मन और शरीर को उस तक पहुंचाने के लिए तैयार कर लेता है। मैं वहां तक नहीं, ऊपर वाला मुझे वहां तक ले जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर संत बाबा चले जाते हैं। हाँ, बताओ भला, बाबा जी ने इतनी मुश्किल बात कितनी सरलता से कह दी। शायद बाबा जी ठीक ही कह रहे थे। हमें अपने लक्ष्य के लिए खुद को तैयार करना चाहिए और लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब मैं भी अपना नया घर बनाकर ही दम लूंगा। हाँ। अब कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन गोविंद खेतों में काम कर रहा था। अरे वो देखो कमला, माधवी का पति यही है जो घर जमाई की तरह अपने ससुराल में रहता है। अरे हाँ, माधवी ने इससे शादी क्यों की? इसकी तो किस्मत ही चमक उठी। बैठे बिठाए इसे सब कुछ मिल गया। अरे ये तुम लोग क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? तुम लोग किसी के बारे में बिना जाने कुछ भी बोल रही हो। आज के बाद अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात करती हो। अरे गुस्सा क्यों करते हो? हम तो बस अपनी मटकी लेकर जा ही रहे थे। चल सुरीली, चलते हैं। गोविंद को अब दिन प्रतिदिन घर जमाई का ताना चुभने लगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी नहीं हट सकता था। अजी आप आ गए, क्या हुआ? उदास क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? बोलो ना, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे क्या बताऊं, ये सब तो अब रोज का ही हो गया है। जब लोग मुझे घर जमाई के ताने देते हैं ना, मेरा क्या बोलूं मैं। अरे मैं घर जमाई के ताने सुन सुनकर थक गया हूँ माधवी। क्या? किसने कहा? नाम बताओ, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं माधवी, रहने दो। अरे तुम किस किस से लड़ोगी बताओ? काश
काश मेरा खुद का घर होता तो मैं तुम्हें और माँ को वहीं ले जाता, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी गरीबी से मजबूर हूँ। क्या ही कर सकता हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह क्यों लटका हुआ है? गोविंद बेटा, क्या बात है? गोविंद अब सारी बात लक्ष्मी देवी को बताता है। लोगों की बात पर ध्यान मत दो, तुम मेरे दामाद नहीं मेरे बेटे हो। आज के बाद जब कोई कुछ कहे तो कह देना मैं दामाद नहीं बेटा हूँ लक्ष्मी देवी का। हाँ माँ जी, ये रहे फसल के पैसे, गिन लो पूरे हैं कि नहीं है, देख लो। ये क्या बात हुई? ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ये पैसे तुम रखो, मैंने जिम्मेदारी के साथ साथ सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। अरे नहीं 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 माँ, मैं ये सारे पैसे नहीं रख सकता, मेरी खुददारी मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है। मैं बस अपनी मेहनत के पैसे लूंगा, बाकी पैसे आपके हैं, आप ही रखिए। हाँ। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आखिरकार गोविंद अपनी मेहनत की कमाई से एक बड़ा सा घर बना ही लेता है। माधवी, अब माधवी हमने अपना घर बना लिया है, अब से हम तीनों वहीं रहेंगे। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसा मेहनती और ईमानदार इंसान पति के रूप में मिला। माँ देखो, इन्होंने अपनी मेहनत से घर बनाया है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। ऊपर वाला तुम्हें ऐसे ही तरक्की दे और तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। अरे माँ जी, ये सब कुछ आप दोनों की प्रार्थनाओं का नतीजा है। अब बस कुछ दिनों बाद हम वहीं चलकर रहेंगे। हाँ। अब शाम का समय होता है और बादल काले होने लगते हैं। लगता है भयानक तूफान आने वाला है। हे ऊपर वाले, हम सबको इस तूफान से बचाना। अब थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश और तूफान का सिलसिला रात भर चलता रहता है। अगली सुबह, हाय हाय, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? उस तूफान ने तो हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। अरे 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 अरे, मैंने कितनी मुश्किल से अपनी झोपड़ी बनाई थी। अरे हमारी सारी मेहनत की कमाई इसमें लगी थी और आज एक ही झटके में सब कुछ तहस नहस हो गया। रे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? गांव वालों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर माधवी घर से बाहर आती है। अजी सुनो, बाहर आओ, देखो गांव में सब कुछ बर्बाद हो गया। देखो, गांव के लोगों की झोपड़ियां टूट गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। अरे हाँ माधवी, रात के तूफान ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, लोग बेचारे बेसहारा हो गए। देखो, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर गोविंद बेघर लोगों को अपने नए घर ले जाता है। हाँ, तो अब आप सब लोग यहाँ पे आराम से रहो, जब तक आपके घर ठीक नहीं हो जाते तब तक आप सब यहीं रहो, ठीक है? बेटा, तू इतने मुश्किल समय में हमारी इतनी मदद कर रहा है, तू बड़ा दयालु इंसान है। ऊपर वाला तेरा भला करे। हाँ भैया, हम सब ने आपका बहुत मजाक बनाया, लेकिन फिर भी आपने हमें मुश्किल में देखते ही हमारी मदद की। हमें माफ कर दीजिए भैया। अरे कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। आप सब मेरे परिवार की तरह हैं। आप सबको मैं परेशानी में भला कैसे देख सकता हूँ, है ना? आराम से रहिए, आराम से आराम से। अब कुछ दिन गुजरते हैं और गोविंद सबके साथ मिलकर उनकी टूटी झोपड़ियों की मरम्मत करता है। अरे ओ हरिया, वो मुझे हथौड़ा तो पकड़ाना। हाँ हाँ, लो भैया। हाँ देखो हरिया, अब सारी झोपड़ियों की मरम्मत हो गई है। हाँ गोविंद भैया, आपने तो हमारी झोपड़ियों को बिल्कुल नया जैसा बना दिया। माधवी दीदी वैसे किस्मत की धनी है जिन्हें आप मिले। उनके साथ साथ आप हमारे लिए भी वरदान बनकर आए हैं। अगर आप इस गांव में न होते तो न जाने इस मुश्किल घड़ी में हमारा क्या होता। अरे क्या होता? बस कर रे पगले, अब रुलाएगा क्या? मुझे तो खुशी है कि तुम सबके काम आ सका मैं। ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे की मदद करने के लिए ही भेजा है। चलो अब चलें, सबको उनके नए घर में भी तो लेकर आना है ना। चलो 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 चलो। अब गोविंद सबको उनकी नई झोपड़ियों में ले जाता है। अरे वाह बेटा गोविंद, तूने तो हम सबकी झोपड़ी एकदम नई जैसी बना दी है। बेटा,
तू घर जमाई नहीं, हमारे गांव का बेटा है बेटा। हाँ गोविंद भैया, काकी ठीक कह रही हैं। हमें आपको पहचानने में भूल हो गई थी। हमें लगा आप एक लालची इंसान हैं, लेकिन आप तो ईमानदार और सबकी मदद करने वाले निकले। हमें माफ कर दीजिए, हम शर्मिंदा हैं। गांव के सभी लोग गोविंद का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि तभी लक्ष्मी देवी और माधवी भी वहां आती हैं। मुझे ये तो पता था बेटा कि तुम एक ईमानदार इंसान हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इतने दयालु और मेहनती भी हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। हाँ, आप सबके प्यार ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं ये सब कर पाया। मेरे पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन सबकी मदद करने की चाह थी। और एक बात और माँ, मैं चाहे कितना भी बड़ा घर क्यों न बना लूं, लेकिन रहूंगा तो मैं आपका घर जमाई ही। अब गांव के सभी लोग गोविंद से प्यार और उसका सम्मान करने लगे। गोविंद अब अपने नए घर में लक्ष्मी देवी और माधवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।